अनाथालय में ही अनामिका बड़ी हुई थी। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। रमेश को वो अच्छी लगती थी, उससे वो प्यार करता था। वो उससे शादी करना चाहता था। ये बात वो अनामिका को बताने के लिए अनामिका से आश्रम के बाहर मिलता है। मैं तुम पे भरोसा करूँ ना? मुझ पे भरोसा नहीं कर पाओगी, ऐसा क्यों लगा तुम्हें अनामिका, बताओ? ये सवाल सुन के अनामिका परेशान होके रोने लगती है। मैं अनाथ हूँ और मेरा पाप यही है कि मैं लड़की होके जन्म ली। इसीलिए जन्म होते ही लोगों ने मुझे अनाथ आश्रम के गेट के पास छोड़ गए। तुमने ये बात मुझे पहले ही बताई है अनामिका, फिर तुम क्यों कह रही हो? क्या हो गया बताओ? कुछ भी नहीं हुआ रमेश जी। ओफो अनामिका, रमेश जी क्यों कह रही हो? तुम प्यार से मुझे रमेश कहा करो। कितनी बार तुम्हें समझाऊं मैं, ना ही हम रिश्तेदार हैं और ना ही एक दूसरे के परिचित। हम पति पत्नी होने जा रहे हैं। हमें इज्जत देने की जरूरत नहीं है, प्यार देना है। उसी प्यार से हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे अनामिका। सॉरी रमेश, हम पति पत्नी होने जा रहे हैं, ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अनाथ आश्रम के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता हम दोनों की शादी को नहीं मंजूरी देंगे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तो मैं अनाथ, ऊपर से अनपढ़, और ये सब साइड में भी रखो तो ससुराल जाने के बाद एक बहू को घर का काम काज, खाना पकाना आना चाहिए। पर मुझे तो ना खाना पकाने आता है और ना ही घर का कोई काम काज। ये बात भी तुमने मुझे बताया अनामिका। खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं। खाना पकाना घर के काम काज के लिए नौकरानी है, वो ये सब संभाल लेगी ना। और वो अगर अपने घर चली गई तो? मैं बाहर जाके किसी ना किसी को ढूंढ लाऊंगा। तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगा, पर तुम्हें जल्द से जल्द खाना पकाना सीखना होगा। मैं जरूर सीख लूंगी रमेश। उसकी ये बातें सुन के रमेश बहुत खुश हो गया। फिर वो अनामिका से एक और घंटे बातचीत किया और वहाँ से चला गया। फिर एक दिन रमेश अपने माता पिता शारदा और प्रसाद से बात करता है और अनामिका जिसे वो प्यार करता है उसके बारे में बताता है। उसे कामकाज तो आता है ना? हाँ माँ, उसके कामकाज और खाना पकाना देखकर तो तुम उसकी वाहवाही करोगी, पर वो पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उतनी वो खूबसूरत है। देखो बेटा, अगर किसी का दिल अच्छा हो ना तो वही हमारे लिए काफी है। उसके बिना सुंदरता का कोई फायदा नहीं। पढ़ाई लिखाई की जहाँ बात है, बाहर जाके तो कुछ करना नहीं है, बस वो अच्छे से घर का ख्याल रखे। इस मामले में तो अनामिका बेस्ट है माँ। इस बात पे शारदा और प्रसाद शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में जाके अनामिका रमेश की शादी होती है। अनामिका ससुराल आती है। अब क्योंकि कावेरी नाम की एक नौकरानी थी ही, तो सास बहू को घर का ज्यादा काम करना नहीं पड़ता था। जो भी काम होता था, खाना पकाना होता था, वो कावेरी ही करती थी। बाप बेटा ऑफिस चले जाने के बाद सास बहू बैठ के मजे से टीवी देखती थी। कभी कभी घर पे बैठ के दोनों चेस खेलती थी, कभी कभार बगान में जाके पौधों पे पानी डालती थी और कभी कभी तो टीवी पे सीरियल देखकर दोनों रोती भी थी। एक दिन जब सास बहू पौधों पर पानी डाल रही थी, तभी उनके पास नौकरानी कावेरी आती है। क्या बात है कावेरी, किचन में खाना पक गया? सारा काम हो गया मालकिन, पर गांव से फोन आया था कि मेरी माँ चल बसी, मुझे गांव जाना होगा, 10 दिनों तक नहीं आ सकती। ये सुनने के बाद अनामिका बहुत परेशान हो गई। उसका जी घबराने लगा। अब वो कैसे संभालेगी, सब कुछ कैसे ख्याल रखेगी? अरे ऐसी बात है तो फिर तुम ध्यान से जाना। पैसे वैसे की कुछ जरूरत है कावेरी? हाँ मालकिन, 5,000 रुपए दे सकते तो दे दीजिए। इस तरह से कहने के बाद शारदा अंदर जाके पैसे लाके देती है। कावेरी पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। वो दिन निकल गया। उस दिन का काम कावेरी ने कर दिया था। असली समस्या तो शारदा को अगले दिन से होना शुरू हो गया। उस दिन शारदा की आंख खुली सुबह के 9 बजे। शारदा हॉल में आई, देखी प्रसाद और रमेश बैग लेके तैयार है ऑफिस जाने के लिए। अब खाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। ये बात आके प्रसाद शारदा को बताते हैं। क्या कहा? बहू ने नाश्ता नहीं बनाया? बहू है कि नहीं? मैं हूँ सासू माँ। वो तो मैं देख रही हूँ, तुम हो बहू, पर खाना क्यों नहीं बनाया? आपने नहीं बताया ना कि क्या करना है माँ जी। अगर नहीं बताऊंगी तो तुम मुझसे पूछ नहीं सकती बहू। मैं तो आई थी पूछने, पर आप तो सो रही थी। सोचा अगर आप डांटने लगेंगी, इस डर से नहीं पूछा। अरे पगली, जाओ जाके बगान से सब्जियाँ तोड़ के लाओ,
मैं नहा के अभी आती हूँ। आप लोग बैठिए, हमारे पास 2 चूल्हा है, एक में चावल और एक में सब्जी अभी बना के ले आएगी। हरी सब्जियाँ कहाँ है माँ जी? घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें दिखेगा, जाओ देखो जाके। शारदा ऐसा कह के चली गई। अनामिका घर से बाहर आई। एक जगह भैंस बंधे हुए थे। वो उसे घास खाते हुए देखती है। जब वहाँ से वो घास लेने गई तो भैंस उसे बड़े गुस्से से देखने लगे। अनामिका वो घास उठा के वहाँ से किचन में ले आती है। जब वो किचन में थी तभी रमेश वहाँ आता है और बताता है कि उसे क्या क्या करना है। घबराई हुई जैसे तैसे अनामिका घास की सब्जी बना देती है। शारदा तैयार होके बाहर आती है। फिर सब जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। एक निवाला मुंह में जाते ही सब थूक देते हैं। ये कैसी सब्जी है, कहाँ से लेकर आई हो? शारदा का इस तरह से पूछते ही अनामिका भैंस के तरफ दिखाती है। शारदा ये देखकर आश्चर्य हो जाती है। फिर जैसे तैसे वो खुद को संभालती है। बहू, सच सच बताओ, तुम्हें खाना पकाना आता है? मैंने ये सच आप जैसी देवी के सामने छुपाया। सच में सासू माँ, मुझे खाना पकाना नहीं आता है। ये बात आपके बेटों को पहले से पता था। आप चाहे तो उन्हीं से पूछ लीजिए। अनामिका की ये बात सुनते ही शारदा रमेश के तरफ घूम के देखती है। फिर रमेश हकलाते हुए, हाँ माँ, अनामिका को पता नहीं कैसे खाना पकाते हैं। वो अनाथ है ना, इसीलिए कभी वो सीख नहीं पाई। पर तुम हो ना, तुम उसे सिखा दो। ऐसा कहने के बाद उसे लगा यहाँ रुकना सही नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। कोई बात नहीं शारदा, बहू को सिखा लो, हम ही तो उसके लिए सब है। थोड़ी हिम्मत रखो। वो बात नहीं है जी। ज्यादा गुस्सा करोगी तुम्हारा ही बीपी बढ़ेगा। बहू को नहीं आता है, सिखा लो। ऐसा कह के प्रसाद वहाँ से ऑफिस के लिए चले गए। शारदा अनामिका को सिखाती है कैसे खाना पकाते हैं। फिर वो धीरे धीरे सीख जाती है और वो पूरे परिवार को खुशी खुशी देखभाल भी करने लगती है। एक गांव में बाप बेटा प्रसाद और रमेश रहते थे। उन्हें ठीक से किसी भी फसल को उगाना नहीं आता था, क्योंकि खेत में फसल ही नहीं थे। मिट्टी भी बिल्कुल सूखी हुई थी। अपनी फसलों को देखकर वो उदास चेहरा लेकर एक दूसरे से कहते हैं, पिताजी, फसल तो दुखी कर गया और साथ ही कर्ज भी दे गया, अब क्या करे? मैं भी वही सोच रहा हूँ बेटा, पता नहीं क्या करे। जमीन पे भरोसा करके हमने इतने उधार ले लिए, अब फसल भी नष्ट हो गए। फिर अब क्या करे पिताजी? 2 रास्ता है इसके। एक, इस जमीन को किराए पे देके हम मजदूर का काम करें। दूसरा ये है कि हम सब बेच के शहर चले जाते हैं, वहाँ छोटा सा घर खरीद के किसी छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। पर क्या सास बहू इस बात के लिए तैयार होगी पिताजी? नहीं मानते हैं तो क्या करें, मैं सास बहू से बात करूंगा, चलो। इस तरह से कहकर दुखी होकर खेत से घर लौट आते हैं। उस वक्त सास बहू खेत में गए अपने अपने पतियों के लिए डब्बा बना के एक झोले में उन डब्बों को डाल रही होती है। चलो बहू, खेत में चलते हैं, उधर बाप बेटा खाना खाने के इंतजार में होंगे। चलो जल्दी चलो। हो गया माँ जी, चलिए चलते हैं। ऐसा कह के जब सास बहू खेत के तरफ जाने ही लगे तभी देखते हैं कि बाप बेटा घर आ रहे हैं। फिर वो ताला ना लगा के वहीं रुक जाते हैं और घर में वापस लौट आते हैं। बाप बेटा भी घर के अंदर आके सोफे पे बैठ जाते हैं। दोनों ही बहुत दुखी और चिंतित दिख रहे थे। ये गौर करते हुए फिर सास बहू उन्हें कहने लगती है, क्या बात है, फसल काटने के लिए कोई मशीन नहीं मिली क्या? वो आया था शारदा, पर कोई फसल ही नहीं थी जिसे वो वहाँ आके काटते। कल तक तो सारे फसल थे, पर पता नहीं आज अचानक क्या हुआ, पूरा खेत सूख गया। ये कैसी आश्चर्य बात कर रहे हैं? आपने ठीक से देखा ना? आप कह रहे हैं कि फसल के खेतों में फसल ही नहीं है। ऐसा आश्चर्य कर तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। इसमें समझने वाली बात क्या है? जरूर चिन्मय ने कम भाव में बीज दिया होगा। आप लोग भी सब कुछ भूलकर उस भाव में नकली बीज ले लिए और देखिए ये हालत हुआ। किसी को कुछ बिना बताए सब कुछ बेच बाज के इस गांव छोड़ के चले जाएंगे। जहाँ जलाओ लकड़ी नहीं बिकते, वहाँ फूल तो बिकेंगे। जहाँ रास्ता खत्म हो जाए वही नई रास्ता निकल आती है। इतने दिनों तक बाप बेटे ने खेती बाड़ी की, अब आप लोग देखिए सास बहू कैसे खेती करती है। ऐसा कह के वो अपने पतियों से बात करती है। फिर एक अद्भुत चुनौती अपने सर पे ले लेती है। चुनौती ऐसी थी कि सास बहू को खेत जाना है और वहाँ पे खेती बाड़ी करनी है।
और बाप बेटे को घर पे रह के घर का कामकाज करना होगा। फिर सास बहू अच्छे से सोच विचार करती है और एक ट्रैक्टर से उस खेत की जमीन को जोती है। फिर एक दूसरे से अच्छे से परामर्श करके वो गन्ने की खेती करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अब गन्ने का फसल बढ़ने लगता है। सास बहू की ऐसी मेहनत को देखकर बाप बेटा भी बहुत खुश होते हैं। क्या प्रसाद बाबू, अब क्या कहेंगे? सास बहू को शत शत नमन। सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा पिताजी, बेटे को भी कहना पड़ेगा। मैंने कह दिया बहू, अब रमेश भी कहेगा। अरे रमेश कहो, सास बहू को शत शत नमन। प्रसाद के कहने के बावजूद रमेश को ये कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। ये देखकर शारदा और अनामिका गन्ने को अपने हाथ में उठाती है और प्रसाद और रमेश के चारों ओर घूमने लगती है। इससे बाप बेटे घबरा जाते हैं। अरे बेटा चुप क्यों हो? तुमने अगर नहीं कहा तो सास बहू मिलके हमारी चटनी बना देगी, कह दो। अब जब प्रसाद विनती करते हैं, रमेश को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है, हाँ, सास बहू को कोटि कोटि नमन। वो कहता है, जिससे सास बहू के मन को ठंडक पहुंचती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सास बहू गन्ने के खेत को देखने के लिए आती है और देखती है गन्ने के खेत का एक तरफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये देखकर सास बहू बड़े आश्चर्य होते हैं। बहू, पूरा खेत बर्बाद हो गया है, कितने लोगों ने मिलके किया होगा? पर देख के तो लग नहीं रहा है कि ये काम किसी इंसान ने किया होगा माँ जी। फिर? किसी भारी भरकम जानवर ने किया है। देख के लग रहा है वो खाया है और फिर वो बर्बाद कर दिया। वो कौन सा जानवर होगा बहू? वही तो मैं भी सोच रही हूँ सासू माँ। तुम्हें क्या लग रहा है, शेर या बाघ आया होगा? हाँ बहू। पर वो तो गन्ना नहीं खाते हैं सासू माँ। जब उन्हें भूख लगती है ना, तो वो हरी घास भी खा लेते हैं। ठीक है सासू माँ, आज रात हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कौन सा जानवर आ रहा है। इस तरह से सास बहू परिकल्पना करते हैं और एक बत्ती साथ में लेकर खेत में जाते हैं देखने के लिए। वहाँ एक गर्भवती हाथी उस खेत में आती है। वो वहाँ आके गन्ना खाती है, फसलों को कुचलती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह से हाथी की शक्ति को देखकर सास बहू बहुत डर जाती है। कैसे भी करके बत्ती के सहारे घर लौटते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन बाप बेटा प्रसाद और रमेश किचन में खाना पका रहे थे और सास बहू घर के बाहर बैठी हुई थी। वो इस बारे में चर्चा कर रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे खेत को वो बचा सके। उन्हें तरकीब आती है कि खेत के आसपास बिजली का बाड़ लगाया जाए। फिर देर किए बिना इलेक्ट्रिशियन को बुला के खेत के आसपास वो बिजली के तार लगा देते हैं। बेचारी गर्भवती हाथी, उसे ये पता नहीं था। वो जैसे ही खेत में आती है, बिजली का शॉक लग के वो जमीन पे गिर के तड़पने लगती है। ये देखकर सास बहू उसकी मदद के लिए जाते हैं और जल्दी से जानवरों के डॉक्टर को बुला ले आती है। वो आके उसकी जांच करता है। परीक्षा करके डॉक्टर साहब कहते हैं, ये हाथी हमारी है डॉक्टर साहब। फिर तो आप लोगों को बधाई हो, ये हाथी गर्भवती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये सुन के सास बहू बहुत खुश होती है। डॉक्टर साहब को उनका फीस दे देती है। फिर गर्भवती हाथी को अपने घर ले आती है। हाथी माता, हमें पता नहीं था कि आप गर्भवती है, हमें माफ कर दीजिएगा। आपसे हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप यहीं रहिए। ये सुनकर हाथी बहुत खुश होती है और अपना सर हिलाती है और तब से वही रहने लगती है। तब से सास बहू उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वो फसल भी काटते हैं और अच्छे दामों में बेचते भी है। अच्छा पैसा आया, इसीलिए सास बहू के साथ साथ बाप बेटा भी बहुत खुश थे। जो पैसे मिले उससे अपना कर्ज चुका दिए, कुछ पैसे बचा लिए और बाकी पैसे से वो हाथी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे।